गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम सब्जेक्ट बॉटनी क्लास बीएससी पार्ट 3 के पेपर सेकंड का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर सेकंड में प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट बायोकेमिस्ट्री से संबंधित सिलेबस में टॉपिक्स हैं। उसी में से विद्यार्थियों की डिमांड के अनुसार आज का टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। विद्यार्थियों, जैसे कि अपन जानते हैं कि पादप फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करता है, एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है जिसको सामान्य तौर पर हेक्सोस शर्करा कहते हैं। वही जल में मिल करके विलयन बनाता है, उसी को हम कार्बनिक सॉल्यूट कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पादप का वो भाग जो पर्ण कहलाता है अथवा हरे रंग का होता है, फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। इस हरे रंग के पादप भाग में अर्थात फोटोसिंथेटिक पादप भाग के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सर्वप्रथम हेक्सोस शर्करा बनती है जो पुनः अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्षेत्र एक तरह से फैक्ट्री का कार्य कर रहा है। यहाँ से ये पदार्थ पादप के विभिन्न भागों तक कैसे पहुँचते हैं, इस क्रिया को नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। पहुँचेंगे कैसे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक स्थानांतरित होंगे या नहीं होंगे, अथवा क्या वो उसी भाग पर उपभोग होंगे, से संबंधित हमारा एक टॉपिक है। इस टॉपिक को हम निम्न प्रकार के जो आपको दिख रहे हैं इन टॉपिक के संदर्भ में बात करेंगे। इस बड़े से ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट को छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है जिससे हमें समझने में आसानी रहती है। जैसे पहला है कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन। सेकेंड, ट्रांसलोकेशन किस डायरेक्शन में होता है। थर्ड, ट्रांसलोकेशन का पथ क्या है। जैसे कि अपन जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के सहवनीय भाग हैं। तो जाइलम से होता है तो फ्लोएम से होता है, को प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शित करना। थर्ड, स्रोत और सिंक संबंध क्या होता है। तो परिचय के अंदर सोर्स, स्रोत और सिंक होते क्या है के बारे में डिस्कस करेंगे। स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों, क्योंकि इस टॉपिक को कई बार एग्जाम्स के अंदर छोटे क्वेश्चन से लगा करके बड़े क्वेश्चन के रूप में उसको पूछा जाता है। स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक जिसके द्वारा स्थानांतरण ज़्यादा होता है अथवा कम होता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हम लेते हैं इस ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट का एक सामान्य से परिचय। तो विद्यार्थियों, जिस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है वह कार्बनिक पदार्थ है, उस क्षेत्र को सोर्स कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाले क्षेत्र प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र, उससे दूसरे भागों में सप्लाई हो रहा है तो वो एक फैक्ट्री की तरह कार्य करता है। संभरण तो सप्लाई करने वाले क्षेत्र जो कि प्रकाश संश्लेषण क्षेत्र होगा वो हमेशा सोर्स कहलाते हैं, वो स्रोत हैं खाद्य पदार्थ का। जैसे फॉर एग्जांपल पर्ण, और जिन पादपों में पर्ण नहीं है, लीफ नहीं है, वहाँ पे हरे क्षेत्र। सेकंड नंबर सिंक, क्योंकि स्रोत में निर्मित होने वाला खाद्य पदार्थ कुछ प्रयुक्त हो जाता है और शेष जितने भी भाग होता है वो दूसरों को सप्लाई कर दिया जाता है। जिन अंगों में या जिन पादप क्षेत्र में वो उपापचय क्रिया हेतु उन कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है अथवा उसका उपभोग होता है, उस क्षेत्र को सिंक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जड़ है, तना है, मूली एक जड़ है जहाँ पे खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है, तो मूली की जड़ सिंक कहलाती है, सिंक के रूप में कार्य करती है। आलू तना है, उसमें भी खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है, सिंक कहलाता है। तो हमारे पास में दो टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए कि सोर्स किसको कहेंगे और सिंक किसको कहेंगे।
अब सोर्स के रूप में पर्ण है और सिंक के रूप में जैसे हमने आलू का तना लिया था तो मूली की जड़ लिया, दोनों विपरीत भागों में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उपस्थित होते हैं। लीफ होती है वो सामान्यतः पादप के प्रोतंत्र का ऊपरी भाग के ऊपर होती है, जबकि जड़ होती है वो नीचे होती है। तो जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक अर्थात सोर्स से सिंक तक कार्बनिक पदार्थों का प्रवाह होता है, उस प्रवाह को स्थानांतरण कहते हैं। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर टॉपिक की परिभाषा क्लियर हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित होने वाले पदार्थ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो जल में विलय होकर आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं क्या, कार्बनिक पदार्थ, उन कार्बनिक पदार्थों को ऑर्गेनिक सॉल्यूट या कार्बनिक विलय कहेंगे। अब वो सोर्स से सिंक की ओर जा रहे हैं तो हम इसको स्थानांतरण अथवा ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा सामान्य सा एक टॉपिक की इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका, वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि वो आखिर कौन सी दिशा में होता है, दिशा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि लीफ पादप के ऊपरी भाग पे लगी होती है। जिस जगह लीफ होती है उससे भी कुछ ऊपर की ओर वर्धिशील भाग पाया जाता है, अर्थात लीफ से भी ऊपर है, लीफ ऊपर तक नहीं है। और लीफ से नीचे की ओर जड़ है, तना है, शाखा है, इत्यादि भाग है। ये भी हो सकता है कि कोई प्लांट बहुत बड़ा है, फैला हुआ है, तो उसके पार्श्व भाग के अंदर भी लीफ पाई जा सकती है, शाखाएं हो सकती है, इत्यादि भी हो सकता है। तो सिंक के रूप में केवल जड़ और तना ही कार्य नहीं करता, फल भी एक सिंक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो फल इसके पार्श्व दिशा में लगे होते हैं। अब मान लेते हैं कि इस लीफ के अंदर खाद्य पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो सोर्स के रूप में कार्य कर रही है। तो अब इस सोर्स से निर्मित होने वाला कार्बनिक विलय किस दिशा के अंदर कौन सी जगह पर प्रवाहित होगा। हो सकता है वो नीचे की ओर जाए, हो सकता है वो ऊपर की ओर जाए, मे बी पॉसिबल कि वो पार्श्व दिशा की ओर भी जाए, तीनों संभावना हो सकती है। तो इसलिए हमें इसकी दिशा की आवश्यकता होती है। वो एक प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शित होता है कि वो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो इस स्थानांतरण की दिशा को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, कुछ लोग ये मानते हैं कि क्योंकि पर्ण ऊपरी भाग होता है, सोर्स ऊपर है, तो खाद्य पदार्थ जड़ की ओर जा रहा है अर्थात नीचे की ओर ही जाएगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि पर्ण के ऊपरी भाग पे जहाँ पे सोर्स है उससे कुछ ऊपर तक भी पादप भाग पाया जाता है, उसमें भी कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो ऊपरी की ओर बढ़ेगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि स्पर्श की भी हो सकता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, दोनों डायरेक्शन में होता है। तो इसमें से पहला है वो नीचे की ओर स्थानांतरित है। सामान्य तौर पर सोर्स ऊपरी क्षेत्र पर स्थित होता है इन जनरल फॉर्म में, और सिंक है वो पर्ण के आधारी भाग में नीचे की ओर स्थित होता है, अथवा वो तने और जड़ में यदि सिंक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में प्रवाह के लिए नीचे की ओर डायरेक्शन या डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन होता है। और उन क्षेत्रों के जीवित कोशिकाओं में ही उन खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है। तो विद्यार्थियों, क्लियर बात है कि संग्रहण या स्टोरेज जो कार्बनिक पदार्थों का होता है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में हो, प्रोटीन के रूप में हो, कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो, किसी भी प्रारूप में हो, वो हमेशा उसकी जीवित कोशिका में भी होता है। इसका प्रदर्शन की नीचे की ओर ही होता है, इसके लिए वलन प्रयोग है जो हम देखेंगे आगे। रेडियो एक्टिव CO2 के माध्यम से फ्लोएम रस के रासायनिक विश्लेषण के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि नीचे की ओर स्थानांतरण हो रहा है। सेकेंड, ऊपरी की ओर स्थानांतरण। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पर्णपाती वृक्ष जब बसंत ऋतु के अंदर या पतझड़ के अंदर जब पत्तियां सब गिर जाती है, उस कंडीशन में उसके आधारीय भाग के अंदर स्टोरेज जो पहले से स्टोर किया हुआ कार्बनिक पदार्थ है वो ऊपरी की ओर जाएगा और वहाँ जा कर के उस क्षेत्र को एक्टिव करेगा, ऊर्जा मिलेगी और फिर नई पत्तियाँ निकलेगी। तो नई पत्तियों की ओर खाद्य पदार्थ स्थानांतरित होता है, वो ऊपर की ओर स्थानांतरण क्रिया को प्रदर्शित करता है। क्यों आवश्यकता होती है कि जब प्रारंभिक अवस्था के अंदर लीफ निकलती है तो हम जानते हैं कि ऐसी लीफ का रंग होता है वो लाल रंग होता है या पीला होता है, वो हरी नहीं होती। लेकिन कुछ समय के बाद में वो हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट विकसित हो जाता है। जब तक क्लोरोप्लास्ट विकसित नहीं होता तब तक उस पर्ण के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से नहीं पाई जाती। होती है लेकिन कार्बनिक पदार्थ का मात्रा कार्बनिक पदार्थ उतना ही निर्मित होता है जितना उसकी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता से कम हो रहा है। इसीलिए उस कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति के लिए वो आधारीय भाग से खाद्य पदार्थों को
ग्रहण करने की प्रक्रिया अपनाता है। इस कारण यहाँ खाद्य पदार्थ ऊपर की ओर गमन करना प्रारंभ कर देता। तो इस सिद्धांत के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर भी कुछ दम है। नंबर थर्ड, कुछ लोग ये मानते हैं कि स्पर्श रेखी भी होता है। तो स्पर्श रेखी की आवश्यकता बहुत कम होती है, क्योंकि लिप इस तरफ भी है, लिप इस तरफ भी है, बहुत कम होता है, इसलिए धीमा संचलन है। लेकिन जॉय ने 1964 में ये प्रदर्शित किया था। क्या प्रयोग किए थे कि उन्होंने एक तरफ की सभी पर्ण को हटा दिया और दूसरी तरफ के सभी पर्ण को पादप भाग पर लगे रहने दिया। फिर उसको विशेष रेडियो एक्टिव कार्बन जो C14 का है, C14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड उनको दी। खाद्य पदार्थ का संश्लेषण हुआ, उसके अंदर भी जो कार्बन था वो C14 युक्त था अर्थात रेडियो एक्टिव था। तो उसके दूसरे भाग के अंदर जो शाखा लगी हुई थी या फल लगी हुई थे, उस फल के अंदर जब कार्बनिक पदार्थ का विश्लेषण किया गया तो उसके अंदर C14 कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रेजेंट थे। अर्थात इस डायरेक्शन के अंदर उपस्थित सोर्स में C14 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य पदार्थ का निर्माण हुआ। उस कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन था वो C14 था। ट्रांसलोकेशन हुआ वो स्पर्श रेखीय दिशा के अंदर हुआ। फलस्वरूप इसके अंतर्गत, इस फल के अंतर्गत जो इसके विपरीत भाग की ओर स्थित था, इसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ संग्रहित हुआ वो C14 युक्त कार्बन युक्त था। तो ये एक स्पर्श रेखीय है जो जॉय के द्वारा दिया गया था। चौथा जो है वो ये मानते हैं, जिसमें से मुंस ने 1930 के अंदर अपनी परिकल्पना दी थी, जिसको मुंस परिकल्पना कहते हैं, ये द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना कहते हैं। और विटलोव और कोरी ने 1960-1965 के अंदर अपने प्रयोग के माध्यम से बताया था कि ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया नीचे की ओर भी होती है और ऊपर की ओर भी होती है। ये डिपेंड करता है पादप के उस वातावरण के ऊपर और उस आवश्यकता के अनुसार। तो विद्यार्थियों, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन कुल 4 प्रकार की हुई। एक है नीचे की ओर स्थानांतरण, दूसरा है ऊपर की ओर स्थानांतरण, तीसरा है स्पर्श रेखीय स्थानांतरण और चौथा भाग है विपरीत दिशा में, ऊपर की ओर भी स्थानांतरण होता है और नीचे की ओर स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि ऐसा कौन सा पथ होता है जिसके माध्यम से ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बात करते हैं हम स्थानांतरण के पथ की। जैसा कि हमें जानकारी अच्छी तरह से है कि खाद्य पदार्थ का परिवहन हमेशा फ्लोएम के द्वारा होता है, क्योंकि छोटे प्लांट जितने भी हैं, जैसे एल्गी है या ब्रायोफाइट्स है या छोटे टेरिडोफाइट्स हैं, इन पादपों में प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र और स्टोरेज क्षेत्र या तो वो एक ही प्रकार की कोशिका होती है या फिर पास पास में स्थित होते हैं, इसलिए उसमें स्थानांतरण का कोई विशेष पथ नहीं पाया जाता। लेकिन जो पादप बड़े हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो पहला जिम्नो है या दूसरा एंजियो है, उसके अंदर सोर्स और सिंक बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए उसमें पथ की आवश्यकता होती है। तो वो पथ कौन सा होता है? फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम ही पथ है, इसको प्रयोग के माध्यम से प्रदर्शित करके बताया गया हुआ है। जिसमें से पहला एक प्रयोग है, उसको वलेन प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग में क्या किया गया? एक तेज धार के चाकू की सहायता से तने के एक गमले के, जिसके अंदर पौधा लगा हो, उस पौधे का केवल और केवल शाल और फ्लोएम को हटाया गया। केवल क्या हटाया गया? शाल और फ्लोएम, क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्रीय भाग जाइलम होता है और जाइलम के चारों ओर फ्लोएम होता है। तो इस भाग से लगा कॉर्टेक्स, ये बार्क और कॉर्टेक्स और फ्लोएम, इस क्षेत्र को हम तेज धार के चाकू से काट देते हैं तो फ्लोएम क्षेत्र रिमूव हो जाता है और ये उस तने के चारों तरफ एक रिंगनुमा संरचना के रूप में काट दिया जाता है। तो उसको काटने के तुरंत पश्चात हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। उस गमले को जल से संतृप्त करके कुछ समय के लिए प्रकाश संश्लेषण हेतु रख देते हैं। कुछ समय के बाद में हम ये देखते हैं कि इस तने के ऊपरी भाग पर कुछ फूला हुआ भाग मिलता है। पहले नहीं था,
लेकिन कुछ निश्चित समय के बाद में ये फूला हुआ भाग मिलता है। और दूसरा कि इसके आधारीय भाग की जड़ें और आधारीय भाग धीरे धीरे सूखने लगता है, इसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। तो इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलते हैं कि हो न हो जाइलम के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे भाग हैं जिसके द्वारा खाद्य पदार्थ स्थानांतरित हो रहा है। ऊपर से खाद्य पदार्थ संश्लेषित हो रहा है, नीचे का स्थानांतरित होना था, उसको स्थानांतरित होना प्रारंभ हो गया। इस भाग तक फ्लोएम था तो यहाँ तक आया, लेकिन आगे फ्लोएम जैसा पथ नहीं मिलने का वो यहीं पे रुक गया। फलस्वरूप इन्हीं कोशिकाओं में संग्रहित होने के कारण वहाँ पर एक गांठनुमा संरचना निर्मित हो जाती है। क्योंकि इसके आधारीय भाग में इस बीच में फ्लोएम के अभाव में खाद्य पदार्थों की सप्लाई नहीं हो पाई, फलस्वरूप खाद्य पदार्थ के अभाव में जड़ और आधारीय भाग के तने की श्वसन क्रिया प्रभावित हुई, फलस्वरूप उसकी ग्रोथ समाप्त हो गई या वो धीरे धीरे ग्रोथ करना प्रारंभ करता है। इसी वलेन प्रयोग को कर्टियस ने अपने तरीके से 1925 में प्रदर्शित किया था। प्रदर्शित करने का प्रक्रिया क्या थी कि उन्होंने पूरी वलेनी बनाई, वलय के रूप में फ्लोएम को नहीं काटा, बल्कि पौधे लगे हुए 2 गमले लिए, एक पौधे के तने की जाइलम को इस प्रकार से काटा, अंदरी भाग से खोखला किया कि केवल जाइलम बाहर आता है और दूसरे भाग से फ्लोएम आता है। केवल काटा, ए पौधे के तने से केवल जाइलम को निकाला गया, बी पौधे के तने से केवल और केवल फ्लोएम निकाला गया। कुछ समय के बाद में निष्कर्ष करने पर पाया गया कि ए पादप की ग्रोथ सामान्य रूप से हो रही है, लेकिन बी पादप में आधारीय भाग से ऊपर की ओर किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का परिवहन नहीं हो रहा है, फलस्वरूप उसकी ग्रोथ प्रभावित होती है। तो अगेन इन दोनों प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि होनो खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु पथ के रूप में फ्लोएम प्रयुक्त होता है। स्थानांतरण के पथ का सेकेंड सिद्धांत फ्लोएम रस का रासायनिक विश्लेषण या अध्ययन के द्वारा पादप भाग के अंतर्गत जाइलम और जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम, यदि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पदार्थ का रासायनिक विश्लेषण करें तो सिद्धांत के अनुसार पर्ण के अंतर्गत निर्मित होने वाले कार्बनिक पदार्थ वो ही कार्बनिक पदार्थ इस फ्लोएम रस के अंदर पाए जाने थे। इसलिए सबसे पहला प्रयोग किया था मेसन व मैस्केल ने 1928 में था। उन्होंने अपने कपास पे प्रयोग करते हुए पाए गए कि पर्ण के अंतर्गत जिस शर्करा और जिस नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति पाई गई वो सांद्रता में परिवर्तन के पश्चात इस फ्लोएम के अंदर देखा गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पर्ण के अंदर उसकी सांद्रता अधिक थी, लेकिन जल के अंदर विलय होने के बाद जब फ्लोएम के द्वारा अन्य भागों की स्थानांतरित हुआ तो इसकी थोड़ी सी सांद्रता कम हो गई, लेकिन कार्बनिक पदार्थ वो के वो थे। तो पहला प्रयोग था वो मेसन और मैस्केल ने 1928 में किया गया। दूसरा प्रयोग था मिलर ने यह देखा कि एफिड्स अपनी सूंड के द्वारा या स्टाइलेट को तने के अंदर घुसा करके फ्लोएम भाग से खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने का कार्य करता है। पहला कि एफिड स्टाइलेट के द्वारा फ्लोएम रस ग्रहण करते हैं, ये पहला निष्कर्ष निकला। लेकिन वेदरले ने 1959 के अंतर्गत उसी एफिड के या उन कीटों के स्टाइलेट पर चिपके हुए रस को पृथक किया, उसका विश्लेषण किया गया कि इसके अंदर कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और फिर एफिड्स जिस तने से अपने स्टाइलेट को घुसा करके कार्बनिक पदार्थों को या फ्लोएम रस को अवशोषण करने का कार्य करता था, उस पे बने हुए छिद्र से उस फ्लोएम भाग से कुछ रासायनिक पदार्थ या रस बाहर की ओर निकलता है। वेदरले ने उसी रस को पुनः इकट्ठा किया, उसका भी विश्लेषण किया गया, तो ये पाया गया कि पादप के कटे हुए भाग से
प्राप्त रस के अंदर वो ही कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ थे जो एफिड्स की अथवा कीट की स्टाइलेट से प्राप्त रस में थे, अर्थात दोनों के अंदर समान हुए। निष्कर्ष ये निकला कि एफिड्स ने जिस कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण किया था वो भाग फ्लोएम था, अर्थात इस फ्लोएम रस के रासायनिक विश्लेषण के द्वारा ये फिक्स हो जाता है कि स्थानांतरण का पथ फ्लोएम है न कि जाइलम। स्थानांतरण के पथ की तीसरा सिद्धांत रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक। इस प्रयोग के अंतर्गत पौधे लगे हुए गमले को लिया गया, उसकी पर्ण को एक ग्लास के चैम्बर के द्वारा आवरणित किया गया, फिर इसको एक निश्चित दिशा से रेडियो एक्टिव कार्बन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड C14 कार्बन युक्त CO2 ही दी गई। पूरी पर्ण का भाग ग्लास चैम्बर से कवर होने के कारण उसको सूर्य का प्रकाश तो मिल रहा है, लेकिन बाह्य वातावरण में उपस्थित सामान्य कार्बन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं हुई। समय समय पर इस पादप भाग को हिमीकृत किया गया और कुछ समय के पश्चात इसको अलग करके इस पर्ण को एक्सरे प्लेट पर रखा गया, जिससे एक्सरे प्लेट कुछ समय पश्चात काली होगी, अर्थात रेडियो एक्टिव पदार्थ इसके अंदर उपस्थित था जिससे निकलने वाली विकिरण के कारण एक्सरे प्लेट काली होगी। तो विद्यार्थियों, इस टेक्निक के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया कि इसमें निर्मित होने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बन से निर्मित होता है, उसमें C14 युक्त कार्बन था जो इस पादप भाग के उन भागों में पाया जाता है जो फ्लोएम क्षेत्र है, अर्थात अगेन ये सिद्ध हो जाता है कि खाद्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक विलय का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने कुल 3 टॉपिक ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट से संबंधित पढ़े हैं। उसका सामान्य परिचय, स्थानांतरण की दिशा और स्थानांतरण का पथ। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें। BSc पार्ट 3 बॉटनी के तीनों पेपर में से कोई भी टॉपिक यदि आपको पढ़ना है तो उस टॉपिक को लिख करके मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें, जिससे मुझे ये ज्ञात होता है कि अगले दिन कौन सा टॉपिक लेना है। थैंक यू।